तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को सुपर फास्ट वे में। सारे का सारा टॉपिक जल्दी जल्दी इसके कवर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक मीन्स स्पीड। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी आर स्टडीज अबाउट, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में कि वो किस स्पीड से होती हैं, एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उनकी केमिकल रिएक्शंस के मैकेनिज्म की बात करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अभी देखो आपको पता हो कि कोई रिएक्शन पॉसिबल है, कोई रिएक्शन हो सकती है, तो उसके लिए एक डेल्टा जी फैक्टर होता था ना, गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो वो रिएक्शन क्या मानी जाती थी? स्पॉन्टेनियस मानी जाती थी कि वो रिएक्शन पॉसिबल है। सरफेस केमिस्ट्री में भी मैंने आपको ये फंडा समझाया है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं दैट दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, कि जितनी रिएक्शन आगे होगी इतनी वो रिएक्शन पीछे होती रहेगी। और अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है भाई, तो वो रिएक्शन क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होती, नॉन फिजिबल रिएक्शन होती है। तो सर इस यूनिट में तो हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। अब केमिकल रिएक्शन की स्पीड की बात करेंगे। क्या स्पीड भी कोई रोल प्ले करती है? तो आंसर है यस, स्पीड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखो एक रिएक्शन की मैं बात करता हूं, डायमंड टू ग्रेफाइट। क्या डायमंड से ग्रेफाइट बन सकता है? तो मेरा आंसर है यस, डायमंड से ग्रेफाइट बन सकता है। अब डायमंड कितना महंगा है, ग्रेफाइट कितना सस्ता है, पॉसिबल है ये। मतलब यहां पे डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो क्या रहती है भाई? नेगेटिव रहती है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो अभी हमने बोला कि रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है। बट दिस रिएक्शन इज इनफाइनाइटली स्लो। बट ये रिएक्शन जो होती है बहुत स्लोली होती है, बहुत बहुत ज्यादा स्लोली। तो हम ये मान के चलते हैं कि डायमंड डायमंड ही रहेगा, डायमंड इज फॉर एवर। हम नहीं देख रहे उसको चेंज होते हुए। या हम कोल पेट्रोलियम की बात करें, मैं आपको बात करूं कि यार ये जो कोयल लकड़ी है, मान लो पेड़ पौधे हैं, अगर इनको हम धरती में दबा दें, क्या इनसे पेट्रोल डीजल कोयला कुछ बन सकता है? अगर मैं उसको देखने बैठूं, हमें पता है वो करोड़ों साल में एक बार बना है, वो रिएक्शन पॉसिबल है, वो रिएक्शन हो सकती है, उस पेड़े से कोयला बन सकता है, बट उसको करोड़ों साल लग जाएंगे। तो हम ये मान के चलते हैं नहीं यार वो नहीं, वो चेंज हमें दिखाई नहीं देता, इतनी स्लोली हो जाता है। तो रिएक्शंस की स्पीड मैटर करती है। अब स्पीड के हिसाब से अगर मैं केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई करूं तो 3 तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, देन वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन, देन मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? वो केमिकल रिएक्शन ऑब्वियस जो बहुत फास्टली कंप्लीट हो जाती हैं। कितनी फास्टली? कंप्लीटेड एज द रिएक्टेंट्स आर मिक्स्ड। सिर्फ रिएक्टेंट को मिक्स करने की जरूरत है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, इतनी फास्ट हो जाती है। और अगर एग्जांपल की बात करूं तो जितनी भी आयनिक रिएक्शन रहती हैं वो सभी की सभी आप लोग पुट कर सकते हो किसमें? वेरी फास्ट एग्जांपल में। इन रिएक्शन की स्पीड हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि सेकंड के ही करोड़वें हिस्से में कंप्लीट हो जाती हैं। मतलब रिएक्टेंट आपने डाला और ये धड़ा देसी खत्म, ठीक है। एग्जांपल की बात करें, जैसे कि एक एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है, इनको कर दो तो ये क्या बन जाएगा? AgCl प्लस NaNO3। अगर मैं बोलूं इनका रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इनकी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं की जा सकती। नोट्स में मैंने ज्यादा एग्जांपल दिए हैं तो वीडियो को भी मैं ज्यादा लेंथी बिल्कुल भी नहीं करूंगा, टू दी पॉइंट बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम रह गया, हाँ, कि सब कुछ समझ में आ जाए बट हम पॉइंट से दूर न जाए। वेरी स्लो, जो बहुत ज्यादा स्लो होती है, ठीक है। दिस रिएक्शन टेक्स डेज, months,
इवन ईयर्स इन कंप्लीशन, इनको पूरा होने में दिन महीने सालों तक लग सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, ये एक स्लो प्रोसेस नहीं है, बहुत ही ये फास्ट प्रोसेस नहीं है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। दूसरी बात करें तो सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट का सेट होना, सर सीमेंट को सेट होने में कहाँ टाइम लगता है? आपने देखो सीमेंट पाउडर फॉर्म में होता है, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो जाता है, बट उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसके अलावा सबसे बेस्ट एग्जांपल तो यही है वेरी स्लो रिएक्शन का, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम जो बनता है, ये भी बहुत ही ज्यादा स्लो स्पीड में बनता है। मॉडरेट केमिकल, अच्छा इनकी भी रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्लो है भाई, बहुत ही ज्यादा। अगली बात करते हैं मॉडरेट केमिकल रिएक्शन। सिंपल है, दोज केमिकल रिएक्शन विच आर नीदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट, ना तो ज्यादा स्लो है और ना ही ज्यादा फास्ट है, ठीक ठाक स्पीड से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, मतलब ऐसे टाइम में कंप्लीट होती है जो हमें हमारी यूनिट्स के अकॉर्डिंग है, सेकंड में, मिनटों में, घंटों में कंप्लीट हो जाती हैं। एग्जांपल की बात करें जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, शुगर को हाइड्रोलाइज करवाना है आपने। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, इसमें आप वाटर ऐड करोगे इन एसिडिक मीडियम पे कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में एंड फ्रुक्टोज में, C6H12O6 है ना, C6H12O6, इट्स ग्लूकोज एंड इट्स फ्रुक्टोज। तो रिएक्शन बहुत ज्यादा मतलब ठीक ठाक स्पीड से हो जाती है, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं होती, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं होती। इन रिएक्शन की रेट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, रिएक्शन की स्पीड को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन्हीं रिएक्शन की, इन्हीं जैसे रिएक्शंस की स्पीड को हम लोगों ने पढ़ना है इस चैप्टर में। तो अभी बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन बोले तो स्पीड ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, कि कोई अभिक्रिया, कोई रिएक्शन किस स्पीड में हो रही है। स्पीड को हम लोग कैसे, बाइक की अगर स्पीड निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना था, टोटल डिस्टेंस कितना है और उसमें कितना टाइम हमें लग गया। ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, कई तरह से डेफिनेशन बन सकती है। बेटा प्लीज इस यूनिट में कुछ नहीं है, सिर्फ ये है, इसको अच्छे से समझ लो आप। क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, कि टाइम के साथ रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रहा है, यही रिएक्शन की स्पीड को बताता है। अब देखो, अगर मैं देखो एक सिंपल बात समझो यार, एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। मान के चलते हैं कि इनिशियल रिएक्टेंट, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट है 100 ग्राम, प्रोडक्ट कितना होगा भाई स्टार्टिंग में? ऑब्वियस है, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो प्रोडक्ट तो नहीं बना होगा, आटे से रोटी बनानी है, स्टार्टिंग में आटा होगा, रोटी तो नहीं होगी, तो इनिशियल प्रोडक्ट कितना होगा? 0 ग्राम। हम मान के चलते हैं कि 10 मिनट के बाद जो रिएक्टेंट है, फाइनल रिएक्टेंट है, वो खत्म हो गया, और जो फाइनल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सारे का सारा बन गया, हो गया 100 ग्राम। एक चीज आपको यहां से दिखाई दे रही होगी कि रिएक्टेंट टाइम के साथ घटता चला गया और प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता चला गया। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहो तो, डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, एक टाइम के साथ कितना डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट, या फिर क्या लिख सकते हो? इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक टाइम के साथ कितना प्रोडक्ट में इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, तो मैं बोल रहा हूं चेंज ऑफ रिएक्टेंट निकाल लो, तो आप कैसे निकाल लोगे? डेल्टा आर, चेंज इन रिएक्टेंट यही है,
फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 100 कितना होगा, -100। अगर मैं आपको बोलूं चेंज इन प्रोडक्ट निकाल लो, फाइनल प्रोडक्ट माइनस इनिशियल प्रोडक्ट यानी कि +100। अब मैं आपको बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो सर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपने बोला है डिफाइंड एज चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, कि कितना चेंज आ रहा है रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में टाइम के साथ। देखो तो अगर मैं यहां से बोलता हूं डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, चेंज इन रिएक्टेंट कितना है -100, टाइम कितना लगा है 10, तो यहां से आंसर जो आ जाएगा -10 ग्राम पर मिनट आ जाएगा। और यहां से अगर मैं प्रोडक्ट के टर्म में लिखना चाहूं तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन प्रोडक्ट कितना है भाई 100 अपॉन में टाइम कितना 10, तो ये क्या है 10 ग्राम पर मिनट। इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि रिएक्टेंट हर मिनट 10 ग्राम माइनस मतलब खत्म हुआ है, प्रोडक्ट हर मिनट में 10 ग्राम बनता चला गया, बढ़ता चला गया। अभी देखो बात को समझना मेरी, अगर आप नोटिस करो तो ये बराबर ही है, जितना रिएक्टेंट खत्म हो रहा है प्रोडक्ट उतना ही बन रहा है। बट अगर मैं इनको रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में लिखना चाहता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को अगर इस रिएक्शन के लिए मैं लिखना चाहता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जा सकता था डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, बराबर है। बट ये इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है, इसकी वैल्यू प्लस में आ रही है, तो मैं यहाँ पे एक माइनस लगा देता हूं। क्यों लगा देता हूं, सो दैट कि इसकी नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ के प्लस में आ जाए। अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें लिखी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये रिएक्टेंट की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। यहां पे इस माइनस का साइन का मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, बट चेंज इन रिएक्टेंट टाइम के साथ नेगेटिव आ रहा है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने नेगेटिव इसके सामने लगाया। नोट्स में मैंने लिखा भी है इस बात को, क्लियर है। अब आपको अलग अलग रिएक्शन दे रखी हैं, मान के चलो आपको एक रिएक्शन दे रखी है, मान लो ये है 2x प्लस 3y गिव्स 5z। अगर मैं आपको बोलूं इसके रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दो, एनसीईआरटी में एक्सप्रेशन का क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्रेशन, ठीक है, बहुत आसान। तो देखो ये है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज होता है, माइनस साइन लगा देते हैं सो दैट के प्लस में है। कोफिशिएंट को अपॉन में लिखते हैं 1/2, ये क्या होगा डेल्टा x बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू ये रिएक्टेंट है -1/3 डेल्टा y बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ेगा, कोफिशिएंट अपॉन में लिखना आपने +1/5 डेल्टा z बाय डेल्टा टी। इज दैट क्लियर और नॉट, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। आप कोई और रिएक्शन देखना चाहते हो, मान के चलो मैं यहां पे एग्जांपल ले देता हूं जो कि एनसीईआरटी में भी है आपके लिए, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। बहुत फेमस प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है हैबर प्रोसेस, अमोनिया को बनाने के लिए यूज की जाती है। अगर हमें इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट है तो माइनस कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो सीधा डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू ये भी रिएक्टेंट है, कोफिशिएंट अपॉन में लिखना है डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्रोडक्ट है +1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी। अब एक चीज जो आपने, अच्छा ये जो ब्रैकेट लगा रहा हूं ना, ये जो इस तरह से ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट याद रखिए, इस ब्रैकेट को बोलते हैं कंसंट्रेशन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसे, कंसंट्रेशन ब्रैकेट, मोलर कंसंट्रेशन ब्रैकेट, या फिर आप इस लोग इसे बोल सकते हो एक्टिव मास ब्रैकेट। रिएक्शन में तो एक्टिव मास ही रिएक्ट करेगा ना, तो इसे एक्टिव मास ब्रैकेट भी बोल दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, 1 नंबर का बन भी जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि बन जाए। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट क्या होगी। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना चाहूं तो रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा कैसे जाता है, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन।
मोलर, मोलर वर्ड का मतलब क्या होता है? मोलर कंसेंट्रेशन यानी मोलैरिटी। और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है भाई? मोल पर लीटर होती है, या फिर जनरली हम लोग कैपिटल एम भी लिख देते हैं। और टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट मिनट हो सकती है, टाइम की यूनिट सेकंड हो सकती है, टाइम की यूनिट हार्स हो सकती है। तो अब देखो जो आपको यूनिट बनानी है वो यूनिट बना दो, ठीक है। तो यहां से अगर इसके साथ लेके चलें तो इसकी यूनिट बन सकती है मोल पर लीटर पर मिनट, या फिर मोल पर लीटर पर सेकंड, या फिर मोल पर लीटर पर हार, या फिर मोलर, इस कैपिटल एम को बोलते हैं मोलर, मोलर पर मिनट, या फिर मोलर पर सेकंड, या फिर मोलर पर हार। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा फंडा होता है रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन की स्पीड से हो रही है, और रिएक्शन की स्पीड को अगर कैलकुलेट करना है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना रिएक्टेंट में चेंज आ रहा है, कितना प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है विद टाइम। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, वन लाइनर बन सकता है कि इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है। तो आप क्या लिखोगे, मतलब मोस्टली बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ है वो ये लिखा है, नेगेटिव साइन शोज दैट डिक्रीज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है। अब आगे बढ़े तो रेट ऑफ रिएक्शन के दो टाइप होते हैं और उन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन के देखिए दो टाइप होते हैं भाई, कौन कौन से? पहला है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे सारे टॉपिक मैं इंडिविजुअली भी अपलोड कर चुका हूं, अलग अलग भी मैंने टॉपिक अपलोड कर दिए, बहुत अच्छे से अपलोड कर दिए, आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी अभी फास्ट करना चाहो तो फास्ट भी कर लो। अब देखो एवरेज का मतलब आप समझते होंगे, एवरेज मतलब एक बड़ा सा टाइम दे रखा है, एक बड़े से टाइम इंटरवल में हम देखना चाहते हैं कि रिएक्शन में क्या चेंज आया। तो इंस्टेंटेनियस किसे कहते हैं? जब हम बात करना चाहेंगे कि फिक्स इंस्टेंट की, एक फिक्स पल की, भाई हाँ इस छोटे से टाइम में इस मोमेंट पे कितना रिएक्टेंट में चेंज आया है, कितना रिएक्शन में बढ़ी है घटी है, ये सब होता है इंस्टेंट। क्लियर है? देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन करूंगा? चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। सबसे जरूरी बात है ये, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एक टाइम के इंटरवल के अंदर, एक टाइम के चेंज के अंदर कितना फर्क पड़ रहा है रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और इंस्टेंटेनियस किसे कहेंगे? चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। अभी देखो ज्यादा मैं फनी एग्जांपल अभी नहीं दूंगा, ठीक है, अभी तो बस ये जल्दी निपटाते हैं। इसमें गिवन इंस्टेंट की बात होती है। अब एवरेज एक बड़े टाइम की बात है तो बड़े टाइम में ऑब्वियस सी बात है ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं, एक छोटे से टाइम की बात है तो उसमें छोटे से चेंज आएंगे। तो बड़े चेंजेस के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डेल्टा, अक्षर गिन लो, 5 अक्षर है भाई। और इसमें छोटे अक्षर मतलब छोटा चेंज है तो इसमें हम बात करते हैं डेल की, डेल इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। अगर मान के चलो आपको कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, आपके पास ये है। आपको बोला जाए पेपर में इतना भी आ जाता है कि बताओ इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दो, इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दो, आप कैसे दोगे? देखिए अगर आप बात करते हो एवरेज की तो कैसे लिखा जाएगा? ये है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मैंने बोला अपोन में जाते हैं, रिएक्टेंट है तो -1/a। अब एवरेज है तो बड़ा चेंज आएगा डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू कोफिशिएंट -1/b, माइनस क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट है, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू बाई प्रोडक्ट है, कोफिशिएंट अपोन में जाएगा, प्रोडक्ट है तो प्लस में क्या आएगा? डेल्टा सी बाय डेल्टा टी।
इज इक्वल टू, ये भी प्रोडक्ट है, प्लस 1/d डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। क्लियर होती है बात। अभी अगर मैं बात करता हूं इसी का, अगर आपको एक्सप्रेशन देना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे -1/a dA बाय dt, एक छोटा सा टाइम और छोटा सा चेंज, dA बाय dt। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे डेल्टा लिखते हैं, वहां पे डेल लिखते हैं। अगर कभी टाइम का इंटरवल बोल देना, इंटरवल वर्ड जब भी आ जाए तब भी एवरेज की बात होगी। क्लियर है। बाकी जनरली हम रिएक्शंस में प्रेफर करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर आपको कुछ नहीं बोला गया मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात बोल ली गई है, और अगर आपको स्पेसिफिकली बोला जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या टाइम इंटरवल, तब वो बात कर रहा है एवरेज की। आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू रिएक्टेंट है तो माइनस कोफिशिएंट 1/b, क्या लिखा जाएगा, dB बाय dt इज इक्वल टू प्रोडक्ट है प्लस 1/c dC बाय dt इज इक्वल टू प्लस 1/d dd बाय dt। इस तरह से क्लियर होती है बात भाई। बस सिर्फ इतना फर्क है भाई, डेल्टा की जगह डी आ रहा है। और प्रेफर किसको करते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। अब इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं एक बार। अब देखो बहुत ज्यादा जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं उसके लिए आपको एक टॉपिक पता होना चाहिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। न्यूमेरिकल बहुत सारे बन जाते हैं, आपको ये फंडा क्लियर होना चाहिए। बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। आप एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर करके चलिए, कुछ भी, जैसे मैं मान के चलता हूं ये है 2x + 3y गिव्स 5z, ये एक रिएक्शन है। आपको सब कुछ बताना है कि यार क्या रिलेशन है रेट ऑफ रिएक्शन में, अपीयरेंस में, डिसअपीयरेंस में। समझिए, अगर मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आई थिंक अभी तक आ चुका आपको, ठीक है। और मैंने आपको कुछ नहीं बताया, एवरेज है, इंस्टेंटेनियस है, तो वो कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन है, वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। कैसे लिखेंगे, -1/2 dx, और ये ना थोड़ी कलाकारी कम करना, अच्छे वाला बना देना इसको, ठीक है, ऐसे dx बाय dt इज इक्वल टू -1/3 dy बाय dt इज इक्वल टू प्रोडक्ट है तो प्लस 1/5 dz बाय dt। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन को। आगे बढ़े, अगर आप लिखना चाहते हो अपीयरेंस, अपीयरेंस किसकी होती है, प्रकट कौन होता है, बनता कौन है। अपीयरेंस कह लीजिए, अपीयरेंस और कह लो फॉर्मेशन ऑफ किसकी, फॉर्मेशन तो जेड की हो रही है, तो कैसे लिखोगे, रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन ऑफ जेड। अपीयरेंस या फॉर्मेशन है यानी कि प्लस, रेट की बात कर रहे हैं, रेट यानी डी बाई डी टी, किसके अपीयरेंस की बात कर रहे हैं भाई, जेड के अपीयरेंस की बात है, प्लस डी जेड बाई डी टी आप लिखोगे। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन है, ये है रेट ऑफ रिएक्शन। इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये लिखा गया डी जेड बाई डी टी। तो आप क्या कर सकते हो, जो उसका कोफिशिएंट है 5 मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ रिएक्शन से, तो आपकी अपीयरेंस निकल के आ जाएगी किसकी, जेड की। आ रही बात समझ में या ऊपर से जा रही भाई, सुनो, रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन निकालनी किसके लिए आपको, जेड के लिए। तो रेट यानी डी बाई डी टी, अपीयरेंस यानी प्लस होती है, फॉर्मेशन जेड की बात है, डी जेड बाई डी टी लिखोगे। अब आप ये तो है अपीयरेंस किसकी, जेड की। अब आपसे पूछा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये प्लस डी जेड बाई डी टी आपको निकालना है। ये 1/5 एक्स्ट्रा 5 को उधर ले जाओ, 1/5 को, या फिर सिंपल याद रखो जो कोफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, नहीं समझ में आया, दोबारा सुनाता हूं। मान लो कि आपको बोला गया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा ना,
यहां बजेगा एकदम से। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ वाई, मान लो आपको ये बोला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ वाई, तो रेट यानी डी बाई डी टी, डिसअपियरेंस वो चीज गायब हो रही है तो माइनस का साइन लगा दो, डी वाई की बात हो रही है तो। अब आपसे पूछा जाए कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या रिलेशन है, माइनस डी वाई बाई डी टी का क्या रिलेशन है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। ये रहा माइनस डी वाई बाई डी टी, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ये इसका कोफिशिएंट 1/3, तो इस 3 को इधर ले जाओ, हो जाएगा। अगर याद नहीं रहता तो बस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं आपको बोल लूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस कह सकते हो आप या फिर डीकम्पोजिशन भी कह सकते हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर डीकम्पोजिशन ऑफ किसकी, एक्स की। डिसअपियरेंस या डीकम्पोजिशन यानी माइनस डी बाई डी टी और एक्स, क्या रिलेशन होगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। देखो अगर कोई कोफिशिएंट यहां पे नहीं होता तो कुछ भी नहीं करते, बट कोफिशिएंट है 2 है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे भाई, 2 से। बताना जरा क्या मुश्किल है। इसी तरह से ये सबसे पहले टाइप के न्यूमेरिकल है जो इस चैप्टर में से बन सकते हैं। अब देखते हैं इसका एक आधा न्यूमेरिकल। अभी देखो आगे बढ़ते एक न्यूमेरिकल है। अब पता है बार बार वो रोक के ना मैं रफ करने का टाइम तुम लोगों को मतलब कोशिश करता हूँ रफ करना ना दिखाऊं आप लोगों को, वो टाइम बच सकता है तो बचाएं अपन शॉप में। तो ये आपको रिएक्शन दे रखी है, आपको कुछ डाटा और गिवन है, आपको दिया गया है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज दिस, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO निकालना है, ठीक है। और एक और निकाल लेते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2 आपको ये निकालना है। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं सबसे पहली चीज कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो भाई, क्या लिखा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, -1/2 डी NO2 बाय dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी NO बाय dt इज इक्वल टू प्लस 1/1 डी O2 बाय dt। ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। अगर इन्होंने कुछ डाटा हमें गिवन है, क्या रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ डिक्रीज, रेट यानी डी बाई डी टी जो गिवन है आपको, डी बाई डी टी डिक्रीज NO2 के लिए, ये डाटा आपको गिवन है, कितना गिवन है 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपको दे रखा है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को सोल्व करना है वो करना है रेट ऑफ रिएक्शन। आपको क्या गिवन है, माइनस डी NO2 बाई डी टी, आपको माइनस डी NO2 बाई डी टी गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो 1/2 एक्स्ट्रा लगना चाहिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगी। बहुत आसान है, मैं एक बार बोलूंगा, अगर आपको कुछ मुश्किल लग रहा है ना तो 2-3 न्यूमेरिकल ट्राई कर लेना इसके, ठीक है, आसान लगेगा। मैंने कराया वो चेक कर लेना केमिकल काइनेटिक्स की प्लेलिस्ट में। तो क्या होगा, -1/2 डी NO2 बाई डी टी, तो माइनस डी NO2 बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस 12 है, और 1/2 ये कितना आ जाएगा 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगली चीज आपको क्या कैलकुलेट करनी है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO। ये तो पहला क्वेश्चन है जो आपने सोल्व कर लिया रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या सोल्व करना है आप लोगों को, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO निकालना है, यानी कि आपको निकालना है रेट यानी डी बाई डी टी, इंक्रीज यानी प्लस किसके लिए, NO के लिए, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता है और आपको ये निकालना होता है, कैसे निकाल देते हैं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन और इनटू में क्या कर देते हैं जो इसका कोफिशिएंट होता है इक्वेशन में, ये रहा NO, ये इसका कोफिशिएंट है 2, तो कर दो 2 इंटू में 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये कितना आ जाएगा 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और जो थर्ड है ये वाला आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मुझे पता चले कि बच्चे कितने ध्यान से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। और प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा कि 2-3 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से भी कर लो इसके, सो दैट कि आपका अच्छा होल्ड इस पे हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं।
फर्क डाल सकते हैं बुक्स में आपको, और इनसे क्वेश्चन भाई बन सकता है। एनसीईआरटी में सीधा क्वेश्चन बना हुआ है और एक एक पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकता है वन लाइनर में। पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि कंसंट्रेशन इज लाइक अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, किसी रिएक्शन में अमाउंट कितना है रिएक्टेंट का, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसका आंसर है विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। याद रखिएगा कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आग लगी है किसी जगह पे, लगनी नहीं चाहिए वैसे, भी ऑस्ट्रेलिया में आग लगी है ना, वही बंद हो गई है। तो अगर वहां पे ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई, देखो आग के लिए ना आग से भी ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन वहां पे एक रिएक्टेंट का रोल प्ले करती है। अगर वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आग वो लगती जाएगी और वो रिएक्शन और ज्यादा होती जाएगी। क्लियर है। तो ये पॉइंट याद रखिए, जैसे ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ेगी। जब रिएक्शन खत्म होने वाले होते हैं रिएक्शन बहुत स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस टाइम रिएक्टेंट बहुत कम हो जाता है। तो स्टार्टिंग में रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा है। अब देखो स्टार्टिंग में तुम लोगों में सुपरविजन बैच में पूरा जोश था और वो धीरे धीरे वो जोश खत्म हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी बढ़ा लो जोश को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। देखो फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो धरती में 3 फिजिकल स्टेट की बात की जाती है। या तो कोई रिएक्टेंट सॉलिड फेस में हो सकता है, या कोई रिएक्टेंट लिक्विड फेस में हो सकता है, या फिर कोई रिएक्टेंट गैसियस फेस में हो सकता है। तो याद रखिए जो गैसियस फेस वाली रिएक्शन होती है वो सबसे फास्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर कोई रिएक्शन होनी है तो पहले पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बॉन्ड बहुत वीक होते हैं, उनको तोड़ना बहुत आसान होता है। इसी वजह से गैसियस रिएक्शन की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। याद रखिएगा रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। क्लियर है? एग्जांपल दो। कहीं भी चाय बना रहे हैं भाई, चाय एक रिएक्शन है और जैसे हम उसमें गैस का बर्नर ऊपर की तरफ उठाएंगे, गैस ज्यादा देंगे, टेम्परेचर ज्यादा देंगे, चाय वो जल्दी बन जाएगी। एक जनरल डाटा दिया जाता है विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। जैसे ही आप किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री राइज करते हो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल्स, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, दोगुनी स्पीड से होने लग जाती है। ये डाटा है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जनरली केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। बहुत सी केमिकल रिएक्शन है जो बहुत स्लो होती है, बट जैसे ही कैटलिस्ट आता है उनकी स्पीड को बढ़ा देती है। कैटलिस्ट का मैकेनिज्म हम सरफेस केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से देख के आए हैं। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? विद द कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंस विच चेंज या कह लो विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ। और इसमें खुद पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, एनी चेंज इन इटसेल्फ। क्लियर होती है बात या नहीं होती है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देखो एक ऐसी कंडीशन में अगर आपने अलग अलग रिएक्टेंट रखे हैं, अभी लाइक समझो अभी जैसी कंडीशन है ना, बहुत से बच्चे के लिए सेम ही कंडीशन है। ये सर्दियां बहुत से बच्चों को महसूस हो रही होंगी, है कि नहीं? नींद भी सभी को आ रही होगी, बट क्या सभी का रिजल्ट सेम आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो डिपेंड करता है कि वो खुद किस वे में लेते हैं उसको। चलो अभी फिलोसॉफी की क्लास नहीं बनाते हैं, इसको टॉपिक पे आते हैं। अलग अलग रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, अलग अलग स्पीड में बनाते हैं। एक एग्जांपल दें, अगर मैं आयरन को रखूं वाटर के अंदर और दूसरी जगह मैं सोडियम को रखूं वाटर के अंदर, तो आपको पता है सोडियम को जल्दी आग लग जाएगी। सोडियम वहां पे फास्टली रिएक्ट कर रहा है, आयरन वहां पे उतनी फास्टली रिएक्ट नहीं करता। और अगर इसका मैं दूसरा एग्जांपल की बात करता हूं, जनरली बुक्स के अंदर जो एग्जांपल दिया गया है ये भी हो सकता है 2NO + O2 गिव्स
2NO2। ये रिएक्शन फास्ट है, दोनों की ऑक्सीडेशन हो रही है, देखिएगा 2CO प्लस O2 गिव्स 2CO2 और ये रिएक्शन स्लो है। यही कहा जाता है कि अगर सेम कंडीशन है तो और रिएक्टेंट अलग अलग है तो रिएक्शन की स्पीड अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट, ये भी बहुत जरूरी है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, कि किसी रिएक्टेंट का सरफेस एरिया अगर आप बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। तो याद रखिए, विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। एग्जांपल देने की जरूरत है, चलो एग्जांपल देता हूं। 1 किलो मिश्री ले ली, बड़े बड़े पीस हैं, 1 किलो बूरा ले लिया, वो पाउडर फॉर्म है। पाउडर फॉर्म ज्यादा जगह गिरेगी, अगर मैं फैला दूं उनको तो ज्यादा जगह वो पाउडर गिरेगा। अब आप उनको पानी में डालना चाहते हो, पानी में डिजोल्व कराना चाहते हो, तो कौन जल्दी डिजोल्व होगा? ऑब्वियसली आपका आंसर बूरा होना चाहिए, ठीक है। अब एक से एक कलाकार होते हैं, कुछ भी सोच लेना वो एक अलग बात है, बट बूरा जल्दी घुलेगा। ये बात किस साइड जा रही है कि हाँ भाई सरफेस एरिया बढ़ेगा रिएक्टेंट का तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ेगी। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे एक लकड़ी का बड़ा सा पीस है, फिर उस लकड़ी के चिप्स करवा दिए, छोटे छोटे पीस करवा दिए। एक बड़ा सा पीस है, मान लो 10 किलो लकड़ी है, फिर एक और 10 किलो लकड़ी ली, उसके छोटे छोटे पीस करवा दिए, और फिर उस इतनी ही 10 किलो लकड़ी का बुरुदा बनवा दिया, पाउडर बनवा दिया। ये चिप्स हैं, छोटे छोटे पीस हैं, ये बहुत बड़ा पीस है। अब तीनों में आग लगा दी, सबसे ज्यादा जगह कौन गिरेगा? पहले तो ये बताओ, सबसे ज्यादा जगह किसने गिरनी है? पाउडर ने, उस बुरुदे ने। अब आग लगा दी तीनों में, तो कौन जल्दी जल जाएगा? ऑब्वियसली वो। तो रिएक्शन की भी यही फंडा है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उस रिएक्शन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी। अगली बात है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी। देखो, जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, वहां पे रिएक्शन के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। अब जितनी कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी भाई उतनी बेस्ट चीज है। अगर मेरी बात सुनो, दो बंदे हैं, दोनों ने फोन लेना है, मतलब मान लो 2 भाई हैं, वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं हमने फोन लेना है। एक बोल देता है कि मैं तो रेडमी का फोन लूंगा, एक बोल देता है मुझे तो आईफोन लेना है 11 प्रो। अब फोन दोनों को लेना, अब एक की डिमांड इतनी ज्यादा है कि इसको पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो पॉसिबल है पेरेंट्स टाइम ले या थप्पड़ थप्पड़ अरे निकल, ऐसा भी हो सकता है, और भाई को थोड़ा जल्दी मिल सकता है, कोई वो छोटी डिमांड रख रहे हैं। ऐसी रिएक्शन को करवाना होता है ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी, उनको एक्टिव करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी वो कम होगी उतनी बेस्ट होगी। तो याद रखिए, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर विल बी द रिएक्शन, उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक ना वर्ड आएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? दोज केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या लाइट कह सकते हो आप। जो लाइट की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन उन्हें कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। जादू याद है? कोई मिल गया ऐसे वाला, धूप चाहिए होती थी उसको। अब अगर भाई को अंधेरे में रखेंगे तो भाई काम नहीं करेगा। ऐसी ही रिएक्शन होती है, अंधेरे में काम नहीं करते हैं, अगर इनको लाइट मिलेगी तभी अच्छे से काम करेंगे। इसका एग्जांपल हो सकता है H2 प्लस Cl2, यहां पे मैंने सनलाइट डाल दी तो बहुत अच्छे से रिएक्शन करेगी और ये बन जाएगा 2HCl। तो ये था जी केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 1, बाकी बचा हुआ हम पार्ट 2 में करेंगे।